इसीलिए मैंने कहा कि रत्नू साहब और ये जय आहूजा साहब, कोई इनको ऐसा नहीं था कि चलो एक एनजीओ बनाते हैं, फिर दुकानदारी चलाते हैं और फिर कुछ दिन के बाद जाएंगे टिकट हमें दीजिए। ये ऐसे नहीं कर रहे, ये ऐसे मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता। हर शहर में वो तमाम आत्माएं जो किसी एजेंडे से जुड़ी हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ जाती हैं। मेरी ताकत बढ़ जाती है, कभी उनकी ताकत बढ़ जाती है। ये कानून से देश वेश नहीं चल रहा, कानून डरपोकों के लिए है। जो देश ये नहीं जानता कि जिस संविधान में इस समय भी 1860 और 1861 की धारा से भारतीय संविधान के भारत की आजाद पुलिस गवर्न हो रही है। आप कहते हैं सब बदल गया, हमारा संविधान है, हमारा संविधान है। संविधान में धारा 25 और धारा 30 क्यों है? संविधान में 333 धारा क्यों थी जिसे हटवाया? आप में से कोई जानता है 333 धारा क्या थी? आपने सुनी? ओ भाई नहीं सुनी। भारत के संविधान में एक 333 धारा थी। मैं ट्रिपल तलाक की बात नहीं करता। और ये इतनी खामोशी से रखी गई कि इस पर चर्चा नहीं हुई कभी। हां, हमको बचपन में यह जरूर पढ़ाया जाता था कि लोकसभा की 545 सीटें हैं, 543 पे चुनाव होता है और 2 सीटें एंग्लो। क्या आपने भी नाम दिया है? कमाल का नाम। डॉक्टर रत्नू साहब अंग्रेज जब यहां से चले गए थे 15 अगस्त को, जैसा बताया जा रहा है, संविधान बनाया 1950 को, 26 जनवरी 1950 में, नवंबर 1950 में संविधान बनाया। जो अंग्रेज भारत में रहते थे बहुत से चले गए, बहुत से इस भारत में ही जिन्होंने यहां की महिलाओं से शादी कर ली थी, लेकिन बहुत सौ से शादी नहीं की थी। भारतीय महिलाओं से कुछ अंग्रेजों ने जिन्होंने शादी नहीं की थी, लिव इन रिलेशन जिसे आप आज कह सकते हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली संतानों को जाते जाते वो कह गए कि भाई इनके लिए भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि इनके अधिकार सुरक्षित रखने हैं, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं नाजायजें अंग्रेजों की औलादों को भारत के संविधान में उनका अधिकार दिलाने के लिए एंग्लो इंडियन, खूबसूरत सा शब्द बनाया, एंग्लो इंडियन। ये रहेंगी और इनके 2 लोग भारत के लोकसभा में, इन्हें हमें नॉमिनेट करना है। और चाटुकार और मक्कार नेताओं ने, जिसमें हर पार्टी के लोग शामिल हैं, 70 साल में इसे खत्म नहीं किया, बल्कि हर विधानसभा में ढूंढ लाए 2। और वो 2 का वोट कम महत्व होता है। अटल जी की सरकार 1 वोट से गिरी थी, तब वो 2 लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। नासिक में इसके बारे में बोला तो लोगों ने पहले तो मुझे ही पागल समझ लिया कि आप पता नहीं कहां से लाए। मैंने चिंता मत, इसके पीछे पड़ गए। एक दिन पता चला 2019 के बाद, मुझे किसी ने कहा टीवी खोलें, पार्लियामेंट की डिबेट देखें। देश का कानून मंत्री खड़े होकर के मेरी बातों को ही अपनी भाषा में कह रहा था और उसने कहा कि हम इसलिए आज से इसे हटा रहे हैं कि हमने जो जनगणना का रिकॉर्ड हमारे पास है वो पूरे देश में ये एंग्लो इंडियन की टोटल गिनती 262 है। एक धारा, एक चीजों को लड़ने में समय लगेगा, क्योंकि लड़ने वाले कम हैं और चाटुकार ज्यादा हैं। ये साईं दीपक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, विष्णु शंकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रोफेसर कपिल कुमार का काम है कि जितने चचा के कपड़े उतार सकते रोज उतारते, एक ऐसा डॉक्यूमेंट लाते हैं कि चचा बेचारे शर्मा है। ऐसे ही होगा। इसलिए मेरी विनती है, मैं एक मुहिम चला रहा हूं। मुझे मालूम है जब कल संसद का इनॉग्रेशन होगा तो 28 तारीख उसने जानबूझ के रखी है। वो जाएंगे ही नहीं। वो कब चाहता है कि तुम आओ? अब उनकी समझ में नहीं आ रहा कि इनविटेशन लेके रोए या हंसे। इतिहास में तो यही जाएगा कि आपको इनविटेशन भेजा था, उसने तो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया।
उन्होंने तो उस तक को भेजा है, उस आदमी तक को इनविटेशन भेजा है, पता है किसे? अरे नहीं साहब, एक शख्स उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास एक छोटी सी जगह थी जिसे बाद में डिस्ट्रिक्ट बना दिया, उसका रिकॉर्ड था कि एशिया में सबसे ज्यादा अनपढ़ यहां रहते हैं। आप लोग भूल जाते हैं, मेरी ट्रेनिंग और मेरी पैदाइश ऐसी जगह की हुई है जहां आइडिया ऑफ पाकिस्तान पैदा हुआ, मैं कुछ भूलता नहीं हूं। भाई साहब मेरी भी सुन लो, बगैर बताए तो नहीं जाऊंगा, आपको बतानी है। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास एक जगह है संभल। संभल में समाजवादी पार्टी का एक एमपी है जिसका नाम है शफीकुर रहमान बर्क। मैं नहीं जानता आप देखते नहीं देखते, मैं देखता हूं। संसद में आजादी से पहले 1937 में जब यह अखंड भारत था, तब मुसलमान भाइयों को, रफी अहमद किदवई को, जिन्ना को, और ये जो मक्का से आया था मौलाना आजाद, देश का पहला जाहिल शिक्षा मंत्री 10 साल तक बना, इन सब ने मिलकर के ये कहा कि देखिए साहब, ये जो वंदे मातरम है, हम तो अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। अकबर तुम्हारा बाप था। मुगलों के जमाने में फर्जी 15 बार ऐसे करके सलाम करते थे, कहते अल्लाह के हमारे सजदे थे, वो अल्लाह से भी बड़ा था। लेकिन आपको तो ये साहब, ये अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते, काम पड़ जाए तो सजदा रगड़ रगड़ के काला कर लेते हैं। तो कहा कि साहब हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें हमारी भावनाएं आहत होती है। तो ऐसी जगह पे फूल वाले चचा जरूर पहुंचते थे। उनका भाई देखिए ऐसा है, ये है, वो एक कमेटी बना दी गई और कुछ घालमेल सब हुआ और कुल मिला के तय हो गया कि भाई आज से वंदे मातरम का सिर्फ एक पैराग्राफ गाया जाए। ये तथ्य ऐतिहासिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो तथ्य आप में से नहीं पता, इसलिए उसकी मुहिम चला रहा हूं। ये इस तरीके का एक छोटा सा, कुछ लोग चवन्नी अठन्नी दे देते हैं, तो बॉम्बे में एक हसाती है, उनसे ये छपाया है। इसमें योद्धाओं की तस्वीर है, राजस्थान के योद्धाओं की तस्वीर है, महाराणा प्रताप की है, पृथ्वीराज चौहान की है। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये एक बहाना है। इसमें एक छोटा सा QR कोड बना है। ज्यादातर लोगों ने कहा यार QR कोड में पैसा देना, मैंने कहा नहीं, पैसा नहीं लेना आपसे। जब भारत 15 अगस्त को तथाकथित आजाद भी हो गया था, तो पता है क्या हुआ था? फूल वाले चचा ने सरदार पटेल को एक काम सौंपा कि सरदार साहब, जब ये विजनरी भाषण दे देंगे तो आपको संसद में वंदे मातरम का इंतजाम करना है। इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग भी, उनको अंदाजा नहीं होगा कि कोई पागल आदमी जयपुर में, गुना में, बंगलौर में ये बक रहा होगा। उनको अंदाजा भी नहीं होगा हम क्या चीजें जो हमें जानेंगे। आज उनके कोई वारिस भी नहीं, लेकिन उनका वो काम जो उन्होंने किया वो मुझे आज ताकत इसलिए देता है कि उन्होंने उसको लीगलाइज कर दिया। सरदार पटेल ने एक बहुत बड़े संगीतकार को फोन किया, वो मुंबई में नहीं थे और उस जमाने मोबाइल नहीं था, टेलीफोन छोड़ दिया कि भाई वो आए तो बात कर लें। पता चला कि वो मद्रास में है। फिर वहां से फोन आया कि सरदार साहब का फोन आया था, मुझे बात करनी है। सरदार साहब ने उनसे कुछ नहीं कहा, एक ही लाइन कहा कि कल रात भारत की आजादी की घोषणा होगी, मैं चाहता हूं कि आप संसद में वंदे मातरम कराएं। क्या लोग होंगे? आज उनका कोई परिवार का नहीं होगा भी तो भाई कहां से हमको पता चले? यह घटना 1947 की है। उस आदमी का कैलिबर देखिए, उसका मैं क्या शब्द इस्तेमाल, कितना महान आदमी होगा। सरदार पटेल से टेलीफोन पर सिर्फ उन्होंने 2 ही बातें कही, मैं आने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है। बिल्कुल यही सपाट शब्द है किताब में लिखा है।
मैं आऊंगा, वंदे मातरम गाऊंगा। मेरी शर्त यह है कि मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल को देखिए क्या काम किया। टेलीफोन रखने से पहले कहा मैं हेलीकॉप्टर भेज रहा हूं। हेलीकॉप्टर भेजा, वो आ गए। ऐसे ही पार्लियामेंट था, ऐसे ही लोग बैठे थे, ऐसी संसद है। जब वो विजनरी अपना भाषण अंग्रेजी में उन्होंने इसलिए दिया था कि भारतीय हिंदी नहीं समझते थे, क्योंकि अंग्रेजी में तो उन्हें किसी और को देना था जिसको समझाना था। वो नीचे उतरे, उन्होंने पटेल जी की तरफ देखा। पटेल जी ने एक संगीतकार जो बैठे थे, जानते हैं उनका नाम क्या है? मैं अपनी ज्यादातर सभाओं में ये बोलता हूं, इससे मैं मूवमेंट बनाना चाहता हूं, और वो मूवमेंट अब आ गया है। 28 तारीख आ गई है। उनका नाम था पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर उठे, ऊपर गए, चचा बिजी हो गए, फिर कहीं नीचे, और उन्होंने 9 मिनट में 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया। मेरा ये सुनने के बाद मैंने इसको एक मुहिम के रूप में चलाया, और इसलिए चलाया कि कहते हैं कि स्ट्राइक व्हाइल आयरन इज हॉट। जब लोहा गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। ये बिल्डिंग बन चुकी है, कल उसमें अंदर हर्ष होगा, बाहर स्यापा होगा। 15-20 करोड़ लोग चुनाव लड़ना छोड़ देंगे, क्योंकि पीपल का पेड़ देखना पड़ेगा। और वहां सनातन संस्कृति के कई चिन्ह ऐसे मिलने वाले हैं जो उन्हें बैठने नहीं देंगे कुर्सी पर। तब से मैं ये मुहिम चला रहा हूं। मैं नहीं जानता, सरप्राइज भी कल हो सकता, मैं नहीं जानता, लेकिन ये मुहिम मैं अंत तक चलाऊंगा कि इस वक्त देश की जो सबसे मशहूर सिंगर थी लता मंगेशकर जी, जब वो जीवित थी, कोविड के ज़माने में बीमार थी, उन तक पहुंचने में मेरी एक ऐसे शख्स ने मदद की जो एबटाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे 1937 में। भारत विभाजन के समय उनकी उम्र 10 साल थी। उनको भीड़ ने भगाया होगा, वो कहीं छुप गए। फिर किसी आदमी ने देख लिया उनको, उस आदमी ने उनकी बाहें पकड़ी, और जिस ट्रेन में हिंदुओं की लाशें पाकिस्तान से आ रही थी, उसी ट्रेन में उसको फेंक दिया। वो ट्रेन अमृतसर रुकी, अमृतसर में लोग नहीं उतरे, दिल्ली उतरी। दिल्ली में तमाम लाशों में से एक बच्चा रोता हुआ निकला, 10 साल का। लोगों ने कहा जिंदा है, जिंदा है। वो बच्चा फिर किसी कैंप में गया, कहीं खाना खाया, ये हुआ। ये जिंदगी का उसकी सफर है। फिर वो बड़ा हो गया, कहीं वो हिंदू कॉलेज में पढ़ने चला गया। किसने फीस दी, किसने नहीं दी, और कब वो हिंदू कॉलेज से मुंबई चला गया। और आज भारत की सिनेमा इंडस्ट्री का महानायक है, जिसका नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार साहब ने आप ही की तरह मेरी स्पीच सुनी, कुछ गाजियाबाद के लोगों से उनका कांटेक्ट था, नंबर लिया, पूछा, मुझसे बात हुई। मुझे 10 मिनट यकीन नहीं हुआ कि कौन मनोज कुमार, मुझे पूछा। मैं मुंबई गया, उनसे मिला, तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ मेरा एक काम कर दें जो मुझसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जर्नलिस्ट रहा हूँ लंबे समय तक, और कभी भी मेरा फिल्म से कोई लेना देना नहीं था। लता जी से एक परमिशन चाहिए, ये कोई कॉमर्शियल एजेंडा नहीं है हमारा। मैं एक मुहिम चला रहा हूँ, उस मुहिम को ताकत मिल जाएगी कि एक आनंद मठ नाम की एक फिल्म आई थी, उस फिल्म के अंदर लता जी ने पूरा वंदे मातरम 4 मिनट 40 सेकंड में गाया है। देश का प्रधानमंत्री लता जी को बहुत सम्मान देते हैं, उन्हें भारत रत्न भी दिया, उनकी अंत्येष्टि में भी गए। तब लता जी से हमने ये परमिशन ली कि हम आपके उस वंदे मातरम को QR कोड के थ्रू आज की जनरेशन को जब हम ये सामने रखेंगे कि जब आज़ाद भारत में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो फिर किन लोगों के दबाव में फिर दोबारा से आप एक स्टेंजा गा रहे हैं। लिहाजा मेरी मुहिम है, नई संसद, आज़ाद भारत की संसद हमारी मान्यताओं और परंपराओं के हिसाब से बनी है,
कल जब मंत्रों का उच्चारण होगा तब सोचिए क्या होगा। तब मैं ये कहता हूं कि ये QR कोड आज के युवाओं के लिए बनाया है, क्योंकि हम भाषण दे दें, वो 15-20 साल का युवा, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 2 घंटे तक ये ढूंढेगा, तो इसको कहीं भी इसको स्कैन करे और वो पूरा सुन ले। मेरी मुहिम है, संसद बन गई, संसद में तमाम चीज़ें हैं। मैं इसको, मुझे नहीं पता कल के बारे में, बिल्कुल भी मैं श्योर नहीं हूँ, 1% भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा है इस आदमी को सरप्राइज देने में बड़ा मजा आता है। 2-4 अगर कोई चले भी गए हो गए अंदर से, उनके न जाने का रास्ता कर दिया उसने। तो मैंने सिर्फ यही कहा है कि आज़ाद भारत की आज़ाद संसद के अंदर जब पूरी तरीके से पूरा वंदे मातरम बजा है, तो संसद के अंदर पूरा वंदे मातरम लता जी की आवाज में बजना चाहिए। ये इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि सावरकर साहब को समझने के लिए 22 जून 1940 की उस मीटिंग को याद करें जो सुभाष के साथ उन्होंने मीटिंग की, और उस मीटिंग के बारे में सुभाष ने कभी छुपाया नहीं। सुभाष जी ने उस मीटिंग को जो 22 जून को हुई थी, उसको 25 जून 1944 को जब वो अपने रेडियो पे बोल रहे थे, तब इस मीटिंग का जिक्र किया। लोग सावरकर का सिर्फ एक ही रूप देखते हैं और एक इतिहासकार दिखाते हैं, और राष्ट्रवादियों का मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि उनके राष्ट्र में वो फिट नहीं बैठते। इसलिए उनकी बनाई हुई हिंदू महासभा को भी राष्ट्रवादियों ने समाप्त किया। तो फोटो लगाने के लिए तो बहुत सारे मिल जाएंगे चंपक आपको, लेकिन सावरकर को नहीं मिले। इसलिए मैं शिवसेना के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सलाम करता हूं। वो पता नहीं जीवित हैं या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे ये कहानी उन्हीं से पता है, इसलिए मैं ऑथेंटिक वे में कह रहा हूँ। वो देश के लोकसभा के स्पीकर थे, और पार्लियामेंट के अंदर ओमेन जी, जो ऑयल चित्र लगते हैं, कई लोगों के लगे हुए हैं, वहाँ एक चित्र लगाना था सावरकर का, तो उसके लिए प्रधानमंत्री होते हैं, उनकी चेयरमैनशिप में मीटिंग होती है, उसमें स्पीकर भी होता है। वहाँ कई लोगों के चित्रों को अप्रूव कर दिया गया, लेकिन सावरकर का नहीं किया। तब सत्ता में जो लोग थे, ये बात वो निकले शिवसेना के MP, और उन्होंने उसको बताया जो बॉम्बे में बैठा हुआ था। उन्होंने कहा, हेलो, मैं बोल रहा हूँ कल दिल्ली आ रहा हूँ। उन्होंने कहा, भाई साहब दिल्ली मत आओ। दिल्ली वो आए नहीं, और शाम को दोबारा मीटिंग हुई और सावरकर का चित्र पार्लियामेंट में लगा। इसलिए मैंने कहा, जिन लोगों ने चित्र को देख करके थोड़ी तसल्ली ले ली थी, उनसे पूछिए कि जिस आदमी को आपने दफन कर दिया, क्या क्या नहीं किया। आज भारत की सत्ता में 3 लोगों का मैंने जिक्र किया। सरदार पटेल की इस देश में सबसे ऊंची मूर्ति लगी हुई है। सुभाष चंद्र बोस, जिनकी जासूसी 1958 तक कराई गई, उस सुभाष चंद्र बोस, ये जो आज बहस चल रही, किसी ने पूछा नहीं भाई कि ये ऐसा था वैसा था। जो आदमी जॉर्ज पंजम, जिसे जॉर्ज फिफ्थ कहते हैं, 1968 तक इस आजाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता को रखने वाले आदमी की मूर्ति इंडिया गेट पे लगी हुई थी। 1968 तक भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो आंतरिक सुरक्षा का जो जिम्मा देखती है, उसको आप IB कहते हैं। उस IB की फाइल 1968 तक पैक होके सील लग करके MI5 ब्रिटेन की सीक्रेट सर्विस के पास जाती थी। हम आजाद हैं। आप बाहर कुछ भी बोलते रहिए भाई, दुनिया आपको जानती है आप क्या है। तब सुभाष चंद्र बोस की जो मुहिम चलाई, जो अनुज धर ने पूरे डॉक्यूमेंट निकाले, देश के प्रधानमंत्री को दे दिए, और सिर्फ एक ही बात उनका, बस अपना काम करो, इतना ही बोला। और एक दिन कागज डिक्लासिफाई हो गए, दुनिया को पता चल गया। और जब पता चल जाता है और आंख में जागृति आती है, तो जिसको कांग्रेस की पार्टी ने एक ने, इंक्लूडिंग पिताजी, क्योंकि 1939 में ही वॉज प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी, अंग्रेजों के कहने से गांधी जी उनके पास गए। उनको मालूम था कि सुभाष क्या करने वाला है। कहा इस्तीफा दे दो, उस आदमी ने इस्तीफा दे दिया गांधी जी को।
लेकिन चला गया, पूरी दुनिया में घूमा, 60,000 सैनिकों की फौज बनाई, 26,000 अंग्रेज सेना से लड़ते हुए मारे गए, जिससे आपका स्वाभिमान जागृत होता, जिसने 21 अक्टूबर 1943 को रेडियो चला करके, करेंसी चला करके भारत की आजादी की घोषणा की, और विश्व के 9 देश, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इन्होंने भारत की आजादी को मान्यता दी। इस राष्ट्र ने, इस देश के चाटुकारों ने, एक आदमी अपनी पार्टी का एक भी वोट नहीं ले पाया, वो कांग्रेस का अध्यक्ष हो गया, और जिसको 7 देशों ने मान्यता दी वो देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। समय की मार होती है, समय लगता है। राष्ट्रों के जीवन में 2 दिन में नहीं होता, सदियां लग जाती हैं। कोई कुछ करेगा, कोई हमारी बात करेगा। पूरी मुहिम चलाई कि इंडिया गेट की कैनोपी, जब से वो जॉर्ज पंजम की मूर्ति 68 से खड़ी है, अगर सुभाष यहां पे लगा दिए जाए तो कैसा रहेगा। ये मुहिम चलती रही, सब लोग बड़े हमसे, फिर कहा तुम ऐसी एजेंडे उठाते हो। हमने कहा हम पागल हैं, हमको ऐसी एजेंडे उठाने आते हैं। खूब किया एक दिन खड़े होकर के उसने 23 जनवरी को, सुभाष के जन्मदिन, एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि जो 26 जनवरी अब से जो मनाई जाती है उसकी शुरुआत 24 जनवरी से होती है, लेकिन अब से 26 जनवरी 23 जनवरी से मनाई जाएगी। जब तक ये शौक लगता तब तक उसने शाम को खड़े होकर कहा कि इंडिया गेट पर 28 फीट ग्रेनाइट की मूर्ति सुभाष चंद्र बोस की